नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। हमारे आज के इस सेशन में बच्चों हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के अध्याय 6 जिसका नाम है राजनीतिक दल। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बच्चों कि किस दल को राजनीतिक दल का जो आपने अगर बात करें कि किस दल को राजनीतिक दल घोषित किया जा सकता है, एक राजनीतिक दल कैसे बनता है, उन सभी संभावनाओं की बात और कौन कौन से राजनीतिक दल आज भारत के अंदर विद्यमान है, एक राजनीतिक दल के लिए जो न्यूनतम जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है, उन सभी बातों का हम आज के हमारे इस अध्याय के अंदर जिक्र करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और हमारा अध्याय स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, राजनीतिक पार्टी एक ऐसा समूह जिसका निर्माण चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के उद्देश्य से हुआ हो, राजनीतिक पार्टी या दल कहलाता है। बच्चों, जो राजनीतिक पार्टियां होती है उसका काम क्या होता है? राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती है, यानी कि उनके प्रत्येक के मुद्दे होते हैं, अपना अपना प्रोपोगेंडा होता है, सभी अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं और उसी चुनाव के माध्यम से वो अपनी सरकार बनाते हैं। अब चाहे बच्चों वो राज्य स्तर पे हो, चाहे वो केंद्र स्तर पे हो, यानी कि विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो। कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, जबकि कुछ स्थानीय पार्टियां भी होती हैं। तो वही सब यहाँ कहा गया है। तो अब मैं बात करता हूँ बच्चों आगे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल लोग कुछ नीतियों और कार्यक्रमों पर सहमत होते हैं जिसका लक्ष्य समाज का भलाई करना होता है। यानी कि हर एक पार्टी का अपना खुद का प्रोपोगेंडा होता है, वो उसी के हिसाब से कार्य करती है और सबका प्रोपोगेंडा कहीं ना कहीं समाज की भलाई से जुड़ा रहता है। एक राजनीतिक पार्टी लोगों को इस बात का भरोसा दिलाती है कि उसकी नीतियां अन्य पार्टियों से बेहतर है। देखो बच्चों, जो मैग्ना कार्टा अगर बोला जाता है बच्चों, हर एक पार्टी चुनाव से पहले अपना मैग्ना कार्टा जारी करता है और उसके अंदर वो अगर सरकार में आती है तो वो क्या क्या काम करेगी, कौन कौन से भलाई के कार्य करेगी, उन सब कार्यों के बारे में बताया जाता है। अगर वो कार्य इतने प्रभावशाली हों कि लोगों को पसंद आए तो लोगों द्वारा वे चुने भी जाते हैं। यानी कि उन्हें पहले ये दिखाना पड़ता है मैग्ना कार्टा के जरिए कि हम क्या क्या कार्य करेंगे अगर हम सरकार में आते हैं तो, और वह चुनाव जीतने की कोशिश करती है ताकि अपनी नीतियों को लागू कर सके। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज के मूलभूत राजनीतिक विभाजन का प्रतिबिंब होती हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी समाज के किसी खास पार्ट का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसमें पार्टीजनशिप की बात होती है और किसी भी पार्टी की पहचान इससे बनती है कि वह समाज के किस पार्ट की बात करती है, किन नीतियों का समर्थन करती है और किसके हितों का या किसके हितों की वकालत करती है। जैसे कि बच्चों, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो युवाओं के रोजगार पे बात करती है कि हम देश के युवाओं को रोजगार देंगे, और कुछ पार्टियां हैं जो विदेश नीतियों पर बात करती है, भारत के प्रभुत्व की बात करती है, अंतर्राष्ट्रीय छवि की बात करती है, या कुछ पार्टियां रोजगार की बात करती है, कुछ सरकारी नौकरियों की बात करती है, कुछ आत्मनिर्भर बनाने पे, यानी कि अलग अलग मुद्दे होते हैं और वो मुद्दे बच्चों कहीं ना कहीं जनता से जुड़े होते हैं। एक राजनीतिक पार्टी के 3 अवयव होते हैं बच्चों। एक तो होता है उस राजनीतिक पार्टी का प्रमुख जो होता है जिसे नेता कहा जाता है। दूसरे बच्चों उसके सक्रिय सदस्य जो उस नेता के लिए कार्य करते हैं, जो पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, जो पार्टी का मैग्ना कार्टा है उसे आगे लेकर जाते हैं। और एक होते हैं अनुयायी जो उनको मानते हैं। अब बात करूं बच्चों कि राजनीतिक पार्टी के कार्य, कि एक राजनीतिक पार्टी के क्या क्या कार्य होते हैं। तो राजनीतिक पदों को भरना और सत्ता का इस्तेमाल करना ही किसी पार्टी का मुख्य कार्य होता है। सत्ता का इस्तेमाल मतलब सत्ता का इस्तेमाल करते हुए सही कानूनों का निर्माण करना जो देश हित के अंदर, देश भलाई के अंदर, लोक हित के अंदर प्रयोग होते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक पार्टियां निम्नलिखित कार्य करती हैं, जैसे कि चुनाव लड़ना। सबसे पहले तो बच्चों वो एक चुनाव लड़ेगी ताकि चुनाव लड़ने के बाद अब वो तो चुनाव केंद्र स्तर पे भी और राज्य स्तर पे दोनों स्तरों पे होते हैं। दूसरा होता है बच्चों नीति बनाना, यानी कि कानून बनाना। देखो बच्चों होता क्या है, जब कोई एक सरकार चुनकर जाती है यानी कि उसे विधायिका कहते हैं, और विधायिका का काम होता है बच्चों कानून का निर्माण करना। अब किसी अगर मुद्दे को, किसी बिल को कानून के रूप में मान्यता देनी है तो उसके ऊपर पूरी चर्चा की जाती है, प्रॉपर बहस होती है और बहस में पारित होने के बाद ही वो मुद्दा कानून बनता है। तो एक मेन काम ये भी होता है कि नीति बनाना, जैसे कि इसमें लिख भी रखा है कि वह अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सामने प्रस्तुत करती है। इससे जनता को इस बात में मदद मिलती है कि वह किसी एक पार्टी को चुनाव
कर सके। यानी कि पहले मैग्ना कार्टा के जरिए बताया जाता है कि हम किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और एक राजनीतिक पार्टी एक ही मानसिकता वाले लाखों करोड़ों मतदाताओं को एक ही छत के नीचे लाने का काम करती है। यानी कि वो लोग जो एक जैसी मानसिकता रखते हैं तो कहीं ना कहीं उस पार्टी के समर्थक भी बन जाते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स के रोजगार की बात कर रहा है, उनके एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनसे अपने आप जुड़ जाएंगे। जब किसी पार्टी को जनता सरकार बनाने के लिए चुनती है तो वह उस पार्टी से अपनी नीतियां और कार्यक्रमों को मूर्त रूप देती है, यानी कि उन्हें अमल में लाती है। कानून बनाना, जैसे कि मैंने आपको बताया, कानून बनाने के लिए प्रॉपर बहस होती है किसी बिल पे। जब तक बहुमत से वो बिल पास ना हो जाए वो कानून नहीं बनता। विधायिका में समुचित बहस के बाद ही कोई कानून बनता है। विधायिका के ज़्यादातर सदस्य राजनीतिक पार्टियों के सदस्य होते हैं, इसलिए किसी भी कानून के बनने की प्रक्रिया में राजनीतिक पार्टियों की प्रत्यक्ष भूमिका होती है। बच्चों, सरकार के अलावा भी जितनी पार्टियां संसद में पहुंचती हैं सभी वोटिंग करते हैं एक कानून बनाने के लिए। अब वो पक्ष में और विपक्ष में दोनों ही तरह वोट कर सकते हैं। और जो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो चुनकर आते हैं। बच्चों, अगर लोकसभा की बात करूं तो उसमें 2 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। वहीं राज्यसभा में 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। उनको छोड़कर बाकी सभी लोग चुनाव के जरिए पहुंचते हैं। सरकार बनाना, अब बात आती है कि सरकार कैसे बनती है। तो जब कोई राजनीतिक पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतती है तो वह सरकार बनाती है और सत्ताधारी पार्टी के लोग ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। यानी कि जिस पार्टी की सरकार बनती है वो अपने में से ही, अपने ही लोगों में से कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। और सरकार चलाने के लिए विभिन्न राजनेताओं को अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी जाती है। यानी कि कार्यपालिका के अंदर बच्चों प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद यानी कि कैबिनेट के सदस्य होते हैं। कैबिनेट यानी कि जो अलग अलग मंत्रालयों के मंत्री होते हैं। विपक्ष की भूमिका क्या रहती है, यानी कि जो लोग सरकार नहीं बना पाए उनकी भूमिका क्या रहती है। तो जो पार्टी सरकार नहीं बना पाती उसे विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ती है, या वो राजनीतिक दल जो बहुमत प्राप्त न कर पाया और जो दूसरे नंबर की पार्टी रहा उसे विपक्ष की पार्टी घोषित किया जाता है। जनमत का निर्माण, अब हम देखेंगे जनमत के निर्माण के बारे में। राजनीतिक पार्टी का एक महत्वपूर्ण काम होता है जनमत का निर्माण करना। इसके लिए वह विधायिका और मीडिया में ज्वलंत मुद्दों को उठाती है और उन्हें हवा देती है, और पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में फैलकर अपने मुद्दों से जनता को अवगत कराती है। यानी कि वो क्या काम कर रही है, कौन से मुद्दों पर बात कर रहे हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने का तरीका उनका। सरकारी मशीनरी तक लोगों की पहुंच बनाना, यानी कि जो गवर्नमेंट, जैसे अगर अपने बात करें बच्चों गवर्नमेंट परिवहन ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो कैसे वो लोगों की सहायता कर रहे हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट, जैसे अगर मैं रेलवे की बात करूं तो कैसे वो लोगों की सहायता कर रहे हैं, कैसे उनकी लोगों तक पहुंच बनाई जाए, उसकी बात करेंगे बच्चों। कि राजनीतिक पार्टी लोगों और सरकारी मशीनरी के बीच एक कड़ी का काम करती है। वे जन कल्याण योजनाओं को लोगों तक पहुंचाती है, यानी कि जो योजनाएं उन्होंने जन कल्याण के लिए बनाई है उन्हें लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। राजनीतिक पार्टी की जरूरत भी अब मैं बात करूंगा कि एक राजनीतिक पार्टी की जरूरत क्यों महसूस हुई। देखते हैं, लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी एक अभिन्न अंग होती है। यदि कोई पार्टी न हो तो हर उम्मीदवार एक स्वतंत्र उम्मीदवार होगा, और भारत में लोकसभा में कुल 543 बच्चों, वैसे अगर मैं बात करूं तो टोटल 545 सदस्य हैं लोकसभा के अंदर, जिनमें से 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, जबकि 543 सदस्य जो होते हैं वो चुनकर आते हैं। यदि हर सदस्य स्वतंत्र रूप से चुनाव जीत कर आएगा तो स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी। बच्चों होगा क्या, अगर हर एक व्यक्ति, अगर सरकार का ये रूप ना होता तो हर एक व्यक्ति जो चुनकर आता वो अपने आप को महान या अपने आप को सबसे ऊपर समझता, तो हर एक व्यक्ति अपने अपने मुद्दों की बात करता और एक सबकी सहमति कभी भी किसी एक मुद्दे पर नहीं बन पाती, और कोई भी 2 सदस्य किसी एक मुद्दे पर एक ही तरह सोचने में असमर्थ होते हैं तो कभी भी कोई एक कंक्लूजन निकल कर नहीं आता। तो एक सांसद हमेशा अपने चुनावी क्षेत्र के बारे में सोचेगा और राष्ट्र हित को दरकिनार कर देगा, यानी कि जिस क्षेत्र से वह चुनकर आया है वह उसी क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करेगा, ना कि पूरे भारत, पूरे राष्ट्र की समस्याओं को उजागर करेगा।
राजनीतिक पार्टी विभिन्न सोच के राजनेताओं को एक मंच पर लाने का काम करती है ताकि वे सभी मिलकर किसी भी बड़े मुद्दे पर एक जैसी सोच बना सकें। इसीलिए जरूरत पड़ी बच्चों एक राजनीतिक पार्टी की। आज पूरे विश्व में प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र को अपनाया गया है। ऐसे लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। यथार्थ में यह संभव नहीं है कि हर नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाने में योगदान दे पाए। इसी सिस्टम ने राजनीतिक पार्टियों को जन्म दिया, यानी कि एक पूरा संगठन की आवश्यकता थी जो मिलकर किसी एक मुद्दे को उठा सके। कितने राजनीतिक दल, अब मैं राजनीतिक दलों की बात करूंगा कि कितने हैं या उनके कारण क्या होते हैं, कैसे वो बनते हैं। कुछ देश के अंदर बच्चों राजनीतिक दलों की संख्या एक ही है तो उसके अंदर उसी की सत्ता रहती है, जिसको एक तंत्र कहा जाता है। जैसे कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, ऐसे ही कुछ देश ऐसे हैं जिनके अंदर कई राष्ट्रीय पार्टियां होती है, कुछ में 2 होती हैं, कुछ में 3 होती हैं, वो अलग अलग डिपेंड करता है राष्ट्रों के ऊपर। कुछ देशों में एक ही पार्टी होती है जैसे कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, जबकि कुछ देशों में 2 पार्टियां होती हैं, तो कुछ देशों में अनेक पार्टियां होती हैं। और किसी भी देश में प्रचलित पार्टी सिस्टम के कई ऐतिहासिक और सामाजिक कारण होते हैं और हर तरह के सिस्टम के अपने गुण और दोष होते हैं, यानी कि एक पार्टी होने के भी अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी है। इसी तरह 2 पार्टियों के होने के भी फायदे और नुकसान है और बहुत सारी पार्टियों के होने फायदे और नुकसान है। चीन में एकल पार्टी सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको बताया रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर, लेकिन लोकतंत्र के दृष्टिकोण से यह सही नहीं है क्योंकि एकल पार्टी सिस्टम में लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं होता। बच्चों ये बात है कि चुनाव में अगर कोई एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ है तो अगर वो लोग वोट न भी करेंगे तो चुनकर तो वही जाएगा, तो इसमें लोगों का शासन लोगों के द्वारा नहीं होता, तो इसे अपने लोकतंत्र की परिभाषा तो नहीं दे सकते। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में 2 पार्टी सिस्टम है। ऐसे सिस्टम में लोगों के पास विकल्प तो होता ही है, यानी कि आपके पास कम से कम 2 विकल्प तो होंगे। अब उन दोनों में से आप एक चुनने के लिए बाध्य हैं, अगर दोनों भी अच्छे ना हैं तो भी आपको एक चुनना पड़ेगा। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी कि भारत में कई पार्टियां हैं बच्चों, यानी कि आपके पास चुनाव के अंदर कई ऑप्शन होंगे चुनाव के, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति का चुनाव अपने दृष्टिकोण से अपने विवेक से कर सकते हो। और यहाँ कई राजनीतिक पार्टियां हैं और भारत के समाज में भारी विविधता है, इसलिए यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम विकसित हुई है और मल्टी पार्टी सिस्टम में कई खामियां लगती है। विविधता मतलब बच्चों भाषा के आधार पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं संस्कृति के हिसाब से बात करूं तो भारत में लगभग 1500 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। 114 भाषाई सिस्टम है पूरे के पूरे, जिनमें से 22 हमारी संवैधानिक जो संविधान है उसके अंदर लिखित है। तो बच्चों एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टम बन रहा है। उस पूरे सिस्टम को संभालने के लिए एक पार्टी तो हो नहीं सकती, तो हर एक क्षेत्र के अंदर एक अलग पार्टी उभर कर आई। तो जैसे मैं बात करूं कि कई पार्टियां उभरी हुई हैं, कई बार इससे राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन जाता है और साल 2 साल में ही सरकार बदल दी जाती है। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब बच्चों ये है कि जब कोई एक पार्टी बहुमत में नहीं आ पाती तो कोई 2-3 पार्टियां अलायंस करके आपस में संगठन करके आपस में सरकार बनाती है। और कई बार कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं कि जैसे कोई पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेती है। जब पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेगी तो वो बहुमत में नहीं रह पाती, और बहुमत में नहीं रह पाती तो सरकार खंडित हो जाती है और दोबारा चुनाव करने पड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ी खामी है कि जब कई पार्टियां हैं तो एक पार्टी बहुमत में नहीं आ सकती, कई बार नहीं आती तो उसमें 2-4 पार्टियों का आपस में संगठन करना पड़ता है। लेकिन भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अलग अलग हितों और मत धारणाओं का सही प्रतिनिधित्व मल्टी पार्टी सिस्टम से ही संभव हो पाता है। यानी कि मल्टी पार्टी, यानी कि अगर मल्टी पार्टी सिस्टम है तभी हर एक जो विविधता का जो पार्ट है भारत की, उसका ध्यान प्रॉपर रखा जा सकता है। आज़ादी के बाद के शुरुआती दिनों से लेकर 1977 तक भारत में केंद्र में केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती थी और 1977 से 1980 के बीच जनता पार्टी की सरकार बनी। यानी कि बच्चों 1947 से लेकर 1977 तक एक मोनोपोली रही कांग्रेस की, यानी कि कांग्रेस का ही राज रहा पूरे भारत में। और जितनी भी क्षेत्रीय सरकारें थी बच्चों वहां भी लगभग कांग्रेस पार्टी ही जीत कर आई थी। 1977 में पहली बार जनता दल ने अपनी सरकार बनाई थी, पर बच्चों वो भी लंबे समय तक नहीं चल पाई क्योंकि वो सरकार जो थी गठबंधन की सरकार थी। आगे देखते हैं अपने
कि 1980 के बीच जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद 1980 से 1989 तक कांग्रेस की सरकार बनी, यानी कि एक बार दोबारा कांग्रेस सत्ता के अंदर आई और फिर 2 साल के अंतराल के बाद फिर से, यानी कि बीच में 2 साल फिर एक और नई सरकार आई और दोबारा 1991 से 1996 तक कांग्रेस की सरकार रही। तो आप देख सकते हो बच्चों, आजादी के लगभग 96 साल तक कांग्रेस की ही, मतलब 1996 तक कांग्रेस की ही सरकार रही और फिर अगले 8 वर्षों तक गठबंधन की सरकारों का दौर चला, यानी कि 1996 से लेकर 2004 तक कई सरकारें आई बच्चों, जो कांग्रेस की तो नहीं थी पर कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकारें थी। और 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की ऐसी सरकार रही जिसे अन्य पार्टियों का गठबंधन था, यानी कि 2004 से 2014 तक सरकार तो कांग्रेस की रही पर अकेले बहुमत के तौर पर नहीं आई, उसे अन्य पार्टियों का संगठन, अन्य पार्टियों का सहयोग लेना पड़ा था। और 2014 में 18 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और वह अपने दम पर सरकार बना पाई, यानी कि 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई और ये 18 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक पूर्णतः बहुमत लिए हुए सरकार थी, यानी कि इसके पास पूर्णतः बहुमत था। अब मैं बच्चों बात करूंगी एक राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा कैसे मिलता है, क्या होती है एक राष्ट्रीय पार्टी, उसके बारे में देखते हैं कि भारत में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए एक स्वतंत्र संस्था जिसका नाम चुनाव आयोग है। बच्चों भारत में एक चुनाव आयोग का गठन किया गया है जो कि भारत में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए या चुनाव कराने का कार्य करता है, जिसका उल्लेख संविधान के अंदर भी किया गया है। हर राजनीतिक पार्टी को चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, यानी कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अब चाहे वो क्षेत्रीय स्तर की हो चाहे राष्ट्रीय स्तर की हो, उन्हें चुनाव आयोग में पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर चुनाव आयोग से उन्हें एक सिंबल दिया जाता है और तब जाकर उसी सिंबल के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव आयोग की नज़र में हर पार्टी समान होती है, लेकिन बड़ी और स्थापित पार्टियों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है। इन पार्टियों को अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिसका इस्तेमाल उस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। अधिकृत यानी कि जो उस पार्टी से जुड़ा हुआ, उस पार्टी का मेंबर है, उस पार्टी का सदस्य है, वो ही व्यक्ति कर सकता है। जिन पार्टियों को यह विशेषाधिकार मिलता है उन्हें मान्यता प्राप्त पार्टी कहते हैं, यानी कि वो पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी है। अब बच्चों बात करता हूं मैं राज्य स्तर की पार्टी। एक पार्टी को राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा कब मिलता है? जब वो विधानसभा के चुनावों में जितने भी वोट है उसका 6% मत हासिल करे, यानी कि पूरी जनसंख्या का 6% अगर मत हासिल करे और कम से कम 2 सीटों पर चुनाव जीतती है तो ही उसे राज्य स्तर की पार्टी कहा जाता है। यानी कि राज्य स्तर की पार्टी के लिए क्या जरूरी है? कम से कम 6% मत मिले कुल मतों का और 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीते। इसी तरह बच्चों जब बात आती है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की, तो लोकसभा के अंदर कुल 6% वोट मिले और इसके अलावा लोकसभा में कम से कम 4 सीट जीतती है, यानी कि लोकसभा में कितनी सीटें जीतनी आवश्यक है? 4। यहाँ 2 सीटें जीतनी आवश्यक थी विधानसभा के लिए और यहाँ 4 सीटें, और उसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की मान्यता मिलती है, यानी कि उसे 6% मत भी मिले और लोकसभा के अंदर 4 सीटें भी मिले, तब जाकर वो पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कहलाती है। इस वर्गीकरण के अनुसार 2006 में देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां थी और इनका वर्णन नीचे दिया गया है। बच्चों ये देखो, जो टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टियां थी मैं उनकी बात करूंगा। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बच्चों राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा। उस समय राष्ट्रीय सबसे पहली जो भारतीय जो राजनीतिक पार्टी बनी थी वो कांग्रेस ही थी। कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुत पुरानी पार्टी है जिसकी स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी और भारत की आज़ादी में इस पार्टी की मुख्य भूमिका रही थी। बच्चों मेनली इस पार्टी का निर्माण ही भारत की आज़ादी के लिए किया गया था। भारत की आज़ादी के बाद के कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया 1977 तक तो कांग्रेस की ही सरकार रही थी
और उसके बाद 2 साल के अंतराल 3 साल के अंतराल के बाद वापस कांग्रेस की सरकार बनी, फिर 2 साल के अंतराल के बाद दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी और लगभग 2014 तक कांग्रेस ही सरकार में रही थी। और आजादी के बाद के 70 वर्षों में 50 से अधिक वर्षों तक इस पार्टी की सरकार रही थी। अब बच्चों मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी की। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और इस पार्टी को भारतीय जनसंघ के पुनर्जन्म के रूप में जाना जा सकता है। यानी कि पहले जो पार्टी थी भारतीय जनसंघ, उसी की विचारधारा को लिए हुए इस पार्टी का गठन किया गया था। और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है एक शक्तिशाली और आधुनिक भारत का निर्माण। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पर आधारित राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहती है, यानी कि हिंदुत्व को मुद्दा लेकर आगे बढ़ती है। और 1990 के दशक में इस पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ा। यह पार्टी पहली बार 1998 में सत्ता में आई और 2004 तक शासन किया और उसके बाद यह पार्टी 2014 में सत्ता में आई और तब से लेकर आज तक बच्चों यह पार्टी सत्ता के अंदर ही है। यानी कि अब भारत की सबसे बड़ी जो पार्टी है उसमें से एक है या सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। इसी तरह बच्चों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी और इसकी नीतियां CPIM से मिलती जुलती हैं और 1964 में पार्टी के विभाजन के बाद यह कमजोर हो गई और इस पार्टी को केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ठीक ठाक समर्थन प्राप्त है। यानी कि अगर मैं पार्टी की इसके समर्थन की बात करूं तो इन क्षेत्रों के अंदर इस पार्टी को फिर भी बहुमत है, लेकिन इसका जनाधार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से खिसका है और 2004 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को 1.4% वोट मिले और 10 सीटें मिली। शुरू में इस पार्टी ने यूपीए सरकार का बाहर से समर्थन किया था, लेकिन 2008 के आखिर में इसने समर्थन वापस ले दिया था। यानी कि जो कांग्रेस की जो सरकार बनी थी उस सरकार के अंदर इनका योगदान रहा था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अब बच्चों अपने बात करते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी में फूट के परिणाम स्वरूप 1999 में इस पार्टी का जन्म हुआ था। यह पार्टी लोकतंत्र, गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, समानता, सामाजिक न्याय और संघीय ढांचे की वकालत करती है और यह महाराष्ट्र में काफी शक्तिशाली है और इसको मेघालय, मणिपुर, असम में भी समर्थन प्राप्त है। यह उन क्षेत्रों की बात करते हैं जहां इनको समर्थन प्राप्त है। अब बच्चों मैं बात करता हूं क्षेत्रीय पार्टियों का उदय, कि क्षेत्रीय पार्टियों का उदय कैसे हुआ, क्या कुछ है, उसके बारे में बात करता हूं। पिछले 3 दशकों में कई क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व बढ़ा है। यह भारत में लोकतंत्र के फैलाव और उसकी गहरी होती जड़ों को दर्शाता है। कुछ क्षेत्रीय नेता अपने राज्यों में काफी शक्तिशाली हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी। ये क्षेत्रीय पार्टी हैं बच्चों जो अपने राज्य के अंदर काफी बहुमत रखती है, यानी कि आज भी उनके राज्यों के अंदर उन्हीं की सरकार बनती है। जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां वहां अपनी सरकार नहीं बना पाती। बीजू जनता दल, AIDMKD, AMK आदि क्षेत्रीय पार्टियों के उदाहरण हैं। राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां, अब मैं बात करता हूं कि राजनीतिक दलों के लिए क्या क्या चुनौतियां रहती हैं। आम जनता इस बात से नाराज रहती है कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। जनता हमेशा राजनीतिक दलों की आलोचना करती है। राजनीतिक दलों को अपना काम प्रभावी ढंग से चलाने के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि ये बताया जाता है बच्चों की किन किन चुनौतियों के साथ एक सरकार कार्य करती है। अब चुनौतियों की बात करूं बच्चों तो वो चुनौतियां कौन सी हैं, तो बच्चों इनके अंदर पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना, यानी कि एक विशेष दल का चुनकर न आना। लोकतंत्र का अर्थ कि कोई भी फैसला लेने से पहले कार्यकर्ताओं से परामर्श किया जाए, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि उस पार्टी के जो प्रभावी नेता होते हैं वो अपने ही मताधिकार से, अपने ही अधिकार से फैसले ले लेते हैं, जिसके अंदर अपने ही पार्टी के सदस्यों को शामिल नहीं करते। ऊपर के कुछ नेता ही सभी फैसले ले लेते हैं, जैसे कि कैबिनेट मंत्री जो होते हैं। इससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी बनी रहती है, जो दोनों पार्टी और जनता के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। दूसरा, पार्टी के बीच आंतरिक चुनाव भी नहीं होते, यानी कि अंदर कोई भी पद के लिए चुनाव नहीं होते और पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता ही
लेते हैं। जैसे कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो उसके नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उसके जो फैसले, ज़्यादातर फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही लिए जाते हैं। अब बात करूं तो वंशवाद की चुनौती। वंशवाद का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही पार्टी या एक ही परिवार की पार्टी लगातार आगे चलती रही। अधिकांश राजनीतिक दल पारदर्शी ढंग से अपना काम नहीं करते, इसलिए उनके नेता इस बात का अनुचित लाभ लेते हुए अपने नजदीकी लोगों और यहां तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा एक विधायक जो होता है वो अपने ही बच्चे को अपने बाद विधायक बनाने का प्रयास करता है और वो कामयाब भी हो जाता है। इसी के अलावा अगर मैं अपने बात करें, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार एक ही परिवार पर बेस्ड हैं, यानी कि उसी के अनुसार चल रही हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो वो एक ही पार्टी के मेंबर, एक ही परिवार के मेंबर लगातार बनते जा रहे हैं। पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। मतलब बच्चों होता क्या है, चुनाव के अंदर पैसा और डर दोनों के द्वारा वोट खरीदे जाते हैं और उसी के कारण कोई भी ये व्यक्ति आसानी से सरकार में आ भी जाता है। जैसे कि राजनीतिक दलों के सामने आने वाली एक और चुनौती विशेषकर चुनाव के दिनों में और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। चुनाव जीतने की होड़ में राजनीतिक दल पैसे का अनुचित प्रयोग करके अपने दल का बहुमत सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि किसी दूसरे दल के नेताओं को खरीद लेते हैं पैसा देकर कि आप हमें बहुमत में लाओ, आप हमें सहयोग करो, आप हमें अपना जो मताधिकार है, आपका वोट है जो हमारे पक्ष में आना चाहिए। और राजनीतिक दल उसी उम्मीदवार को टिकट देते हैं जिसके पास पैसा होता है, क्योंकि चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है और राजनीतिक दल यह नहीं देखते कि वो व्यक्ति अपराधी तो नहीं है। यानी कि उन्हें सिर्फ अपनी पार्टी से मतलब होता है, अपना मेंबर जीतना चाहिए और जीतने के लिए उसके पास पैसा होना चाहिए, अब वो चाहे आपराधिक प्रकृति का है चाहे ना हो। आगे देखते हैं बच्चों कि राजनीतिक दलों को सुधारने के उपाय, कि कौन कौन से उपाय हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां और नेताओं में सुधार लाने के लिए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं। जैसे कि दल बदल कानून। इस कानून को राजीव गांधी की सरकार के समय पास किया गया था। इस कानून के मुताबिक यदि कोई विधायक या सांसद पार्टी बदलता है तो उसकी विधानसभा या संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यानी कि अगर बीच में वो अपनी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी की तरफ जाता है तो फिर उसकी सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इस कानून से दल बदल को कम करने में काफी मदद मिली है, लेकिन इस कानून ने पार्टी में विरोध का स्वर उठाना मुश्किल कर दिया है। अब सांसद या विधायक को हर वह बात माननी पड़ती है जो पार्टी नेता का निर्णय होता है। यानी कि अगर पार्टी ने उससे निलंबित कर दिया अपनी पार्टी से, तो पार्टी से निलंबित होने के साथ ही उसका सांसद या विधायक का जो पद होता है वो भी निरस्त हो जाता है। नामांकन के समय संपत्ति और क्रिमिनल केस का ब्यौरा देना। अब चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वह नामांकन के समय एक शपथ पत्र दे जिसमें उसकी संपत्ति और उस पर चलने वाले क्रिमिनल केस का ब्यौरा हो। यानी कि उसके ऊपर कौन कौन से केस चल रहे हैं, अगर कोई चल रहा है तो उसके पास कुल अचल संपत्ति कितनी है, चल संपत्ति कितनी है, इसकी जानकारी दे। इससे जनता के पास अब उम्मीदवार के बारे में अधिक जानकारी होती है, लेकिन उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचना की सत्यता जांचने के लिए अभी कोई भी सिस्टम नहीं बना है। यानी कि उसने अपने अनुसार जो जानकारियां दी है क्या वो वास्तव में सही है, क्या उसने जिस संपत्ति का ब्यौरा दिया है क्या वो वास्तव में सही है, इन सब की जांच के लिए कोई भी सिस्टम या कोई भी कमेटी अभी भी नहीं बनी हुई। अनिवार्य संगठन चुनाव और टैक्स रिटर्न। चुनाव आयोग ने अब पार्टियों के लिए संगठन चुनाव और टैक्स रिटर्न को अनिवार्य कर दिया है। यानी कि अब आपको टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा और राजनीतिक पार्टियों ने इसे शुरू कर दिया है, लेकिन अभी यह महज औपचारिकता के तौर पर ही होता है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये आज का अध्याय यही समाप्त होता है। इस अध्याय के अंदर हमने राजनीतिक दलों के बारे में जाना, भारत के जो मेन जो राजनीतिक दल है उनके बारे में जाना, उनके गठन के बारे में जाना, कैसे एक दल राष्ट्रीय दल बनता है, कैसे एक दल राज्य दल बनता है, इसके बारे में जाना। तो बच्चों अब हम मिलेंगे 10वीं की राजनीति के अगले अध्याय यानी कि 7वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।